हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के कारण। आप सुनिए ध्यान से इसको। मुद्रास्फीति या प्रसार के उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज डिमांड इन्फ्लेशन यानी कि मांग वृद्धि स्फीति। इसमें क्या होते हैं वे कारण जो मांग में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसके निम्न कारण हैं। नंबर ए है इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय। इसमें सुनिए, जब युद्ध अथवा सार्वजनिक विकास के लिए तेज़ी से एकदम फास्ट रूप से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि की जाती है, इंक्रीज़ की जाती है, तो लोगों के पास क्रय शक्ति यानी कि परचेज पावर यानी कि इनकम बढ़ जाती है। फलतः वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। मतलब जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जब पूर्ण रोजगार बिंदु प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार के व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती, प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं हो पाती। फलतः उत्पादन की तुलना में प्रोडक्शन है उसकी तुलना में मांग में अधिक वृद्धि हो जाती है, डिमांड में अधिक वृद्धि हो जाती है और कीमत बढ़ने लगती है, प्राइस बढ़ने लगते हैं, अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, प्रकट होने लगती है। यही बात तब भी क्रियाशील होती है जबकि अर्थव्यवस्था में विद्यमान अवरोधों के कारण, विद्यमान मतलब रुकावटों के कारण उत्पादन बढ़ने की गति सीमित हो जाती है और लागतें, कॉस्ट उनकी बढ़ने लगती हैं और लागतों में वृद्धि कीमतों में वृद्धि का कारण बनती हैं। जो कॉस्ट में जो वृद्धि होती है वो प्राइस में वृद्धि का कारण, प्राइस में इंक्रीज इन प्राइस का कारण बनती हैं। अब नंबर बी आता है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बढ़ता हुआ निजी विनियोग। जब व्यक्तिगत उपक्रमी अच्छी व्यापारिक दशाओं या प्राविधिक नवप्रवर्तनों एवं अन्य किसी कारण से अधिक विनियोग करने लगते हैं, अधिक इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं और यदि पूर्ण रोजगार बिंदु की प्राप्ति हो गई है या अर्थव्यवस्था में कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं जिनके कारण उत्पादन बढ़ने की गति सीमित हो जाती है, उत्पादन जो प्रोडक्शन बढ़ने की गति क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, मतलब आगे तक वो बढ़ नहीं पाती, तो बढ़ता हुआ निजी विनियोग कीमतों में वृद्धि का कारण, कीमतों में वृद्धि यानी कि प्राइस में इंक्रीज का कारण बन जाता है। कारण यह है कि जब अधिक विनियोग के कारण, अधिक विनियोग के कारण क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों की आय बढ़ती है, उनकी इनकम बढ़ती है, तो उनके उपभोग व्यय जो कंज्यूमर एक्सपेंसेस हैं उसमें भी वृद्धि होती है, अर्थात मांग भी बढ़ती है, मतलब डिमांड भी बढ़ती है और यदि सप्लाई स्थिर रही, सप्लाई फिक्स है, तो कीमतों का बढ़ना यानी कि प्राइस का बढ़ना स्वाभाविक ही हो जाता है। अब नंबर सी आता है रिडक्शन इन टैक्सेस, करारोपण में कमी। इसमें सुनिए ये क्या होता है, करारोपण संबंधी कटौती के परिणाम स्वरूप लोगों की वास्तविक आय जो एक्चुअल इनकम है और मॉनेटरी इनकम है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि युद्ध के अंत में करारोपण में कमी कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में करों में कमी के कारण जो क्रय शक्ति, जो परचेज पावर है वो मुक्त हो जाती है, लोग उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय में करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने में करते हैं, परचेज करने में करते हैं। फलतः वस्तुओं की कमी अनुभव होने लगती है, उनकी कमी मतलब अनुभव मालूम पड़नी पड़ती है और कीमतों में शीघ्रता से वृद्धि होने लगती है, जो प्राइस हैं एकदम प्राइस बढ़ते जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है नंबर डी ब्लैक मनी यानी कि काला धन। काला धन सुनिए, जब अकुशल प्रशासन के कारण करों की राशि वसूल नहीं हो पाती, किसकी राशि, करों की राशि, टैक्स की अमाउंट ऑफ टैक्स वो वसूल नहीं हो पाती, तो इस प्रकार की छिपाई गई राशि को काला धन कहते हैं। इस काले धन के कारण
वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिससे कीमतें बढ़ती हैं। जो काला धन मान लो छिपाया गया है तो उसमें वस्तुओं की मांग तो बढ़ेगी, लेकिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिससे प्राइस भी बढ़ेंगे, प्राइस भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट आता है नंबर ई, रिडक्शन इन पब्लिक डेप्ट, सार्वजनिक ऋण में कमी। जब सरकार द्वारा जनता से उधार लेने के कार्यक्रमों में शिथिलता, कमजोरी बढ़ती जाती है, अर्थात जनता से कम ऋण लिए जाते हैं, मतलब कम लोन लिए जाते हैं, व जनता से प्राप्त ऋणों का भुगतान किया जाता है, तो जनता के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, परचेज पावर बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होती है। वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड में भी वृद्धि होने लगती है, और यदि वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रही तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। मतलब वस्तुओं की पूर्ति जो है, सप्लाई अगर फिक्स है, मतलब आगे नहीं बढ़ी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट है नंबर एफ, इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि। सुनिए, निर्यात के लिए जब मांग में वृद्धि होती है तो निर्यात बढ़ता है। मांग में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो निर्यात बढ़ता है, और यदि इस प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रही तो स्वदेशी उपभोग के लिए, स्वदेशी जो अपने देश के उपभोग के लिए वस्तुएं कम उपलब्ध हो पाती हैं। स्पष्टतः यदि वस्तुओं की स्वदेशी मांग पूर्ववत ही रहती है, मतलब पहले की भांति ही रहती है, पहले की तरह, परंतु उनकी पूर्ति कम हो जाती है, तो उनका प्रभाव कीमतों पर पड़ता है, प्राइस पर पड़ता है, और कीमतें बढ़ने लगती हैं, प्राइस मतलब इंक्रीज होने लगते हैं। नेक्स्ट नंबर है नंबर जी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि क्या है, जब देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है, किंतु उत्पादन में जनसंख्या तथा वस्तुओं की मांग में वृद्धि की तुलना में कम ही वृद्धि होती है, मतलब ज़्यादा वृद्धि नहीं होती, कम वृद्धि होती है। इससे भी स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे भी इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और नंबर एच है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण। जब देश का केंद्रीय बैंक सरकार के आदेशानुसार साख निर्माण की नीति अपनाता है, किसकी नीति अपनाता है, क्रेडिट क्रिएशन की जो नीति है वो अपनाता है, अर्थात बैंक दर में कमी, खुले बाजार की प्रवृत्तियाँ, तथा इसी प्रकार देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक साख निर्माण की सुविधा उपलब्ध की जाती है, तो साख निर्माण से लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है। जब व्यापारिक बैंक अधिकाधिक साख का निर्माण करते हैं तो वह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के समान ही हैं, अतः व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण यानी कि क्रेडिट क्रिएशन किए जाने पर मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, मतलब मॉनेटरी इनकम में वृद्धि होती है। उपभोक्ता साख इसमें प्रमुख होती हैं, इनसे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट आता है नंबर 2, मतलब इंक्रीज कॉस्ट इन्फ्लेशन, लागत वृद्धि स्फीति। इसमें कई कारणों के सामूहिक प्रभावों के कारण लागतों में वृद्धि होती है, इनमें कुछ कारण निम्न हैं। नंबर ए है नेचुरल कॉजेज, मतलब प्राकृतिक कारण। इसमें सुनिए, देश में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण उत्पादन कम हो जाता है, जैसे भूचाल, बाढ़, सूखा, महामारी आदि, ये सब हो जाता है, मतलब ये कम हो जाता है, जो नेचुरल कॉजेज होते हैं। नंबर बी आता है इंडस्ट्रियल क्राइसिस, औद्योगिक संकट। जब देश में मजदूरों द्वारा हड़ताल या उद्योगपति द्वारा तालाबंदी कर दी जाती है, जब उस पर रोक लगा दी जाती है, तो उत्पादन कार्य कुछ समय तक अवरुद्ध हो जाने से, मतलब उसमें रुकावट आ जाने से उत्पादन में कमी आती है। फलतः मौद्रिक आय में, मॉनेटरी इनकम में वृद्धि न होने का या स्थिर रहने पर, मतलब आगे ना बढ़ने पर या स्थिर रहने पर भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, मनी इन्फ्लेशन हो जाती हैं।
नंबर सी है ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार की व्यापार नीति। इसमें सुनिए, जब सरकार विदेशों को अधिक निर्यात कर देती है तो देश में वस्तुओं की कमी हो जाती है और इसका परिणाम मुद्रास्फीति होता है, मनी इन्फ्लेशन होता है। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है नंबर डी, डिटरमिनेट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार की घातक नीतियाँ। इसके बारे में सुनिए, अगर सरकार उद्योगों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाए अथवा लाइसेंस नीति के क्रियान्वयन में शिथिलता से, मतलब कमजोरी से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में हतोत्साहन या अनावश्यक विलंब हो, मतलब देरी हो, या अत्यधिक करारोपण से पूंजी विनियोग का हतोत्साहन हो तो उत्पादन वृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उत्पादन वृद्धि का क्या होता है? रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, और यह स्थिति बनी रहने से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। उपलब्ध श्रम, कच्चा माल, पूंजीगत उपकरण, भूमि आदि का अभाव विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने में बाधक होते हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्ति मांग की वृद्धि के कारण नहीं बल्कि पूर्ति में कमी के कारण उत्पन्न हो जाती है। जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो और अधिक कीमत बढ़ने की आशा में व्यापारी बाजार से वस्तुओं का स्टॉक हटा लेते हैं और उपभोक्ता वस्तुओं का संचय करना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। युद्ध काल में उपभोग वस्तुओं में उत्पादन में कमी हो जाती है क्योंकि साधनों का प्रयोग युद्ध सामग्री में होने लगता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।